स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में। हम पढ़ रहे हैं बीए सेकेंड ईयर की ज्योग्राफी और बीए सेकेंड ईयर की ज्योग्राफी में हम संसाधन भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। और संसाधन भूगोल के अंतर्गत हम ऊर्जा संसाधनों का अध्ययन कर रहे थे। ऊर्जा संसाधनों में हमने कोयले का अध्ययन किया था विस्तृत रूप से, पेट्रोलियम का अध्ययन भी हमने कर लिया था। आज हम ऊर्जा के गैर परंपरागत जो स्रोत है उनमें से एक प्रमुख गैर परंपरागत स्रोत जल विद्युत ऊर्जा का अध्ययन करेंगे। जल विद्युत ऊर्जा का एक बेहतरीन संसाधन है, कभी न खत्म होने वाला संसाधन है। इसको कहते हैं नवीकरणीय संसाधन, यानी कि जब तक इस पृथ्वी पर पानी रहेगा तब तक उससे ऊर्जा उत्पादित की जा सकेगी। ये कभी ख़त्म नहीं होगी और एक ही पानी से कई बार विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। यह जो जल विद्युत आज हम पढ़ने जा रहे हैं ये पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ऊर्जा की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वर्तमान समय में हो क्या रहा है, वर्तमान समय में हो रहा है कि विश्व के जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है, जैसे कोयला और पेट्रोलियम की हमने बात की, प्राकृतिक गैस की बात करते हैं हम, तो वो सारे एक ना एक समय पर ख़त्म होने वाले हैं, समाप्त होने वाले हैं। अब जब वो समाप्त हो जाएंगे तो हमको एकदम से नए संसाधनों की तरफ भागना पड़ेगा, क्योंकि विश्व में एनर्जी की तो आवश्यकता हमेशा रहेगी, क्योंकि बगैर शक्ति के, बगैर पावर के कुछ नहीं हो सकता। आज जिस मोबाइल में आप इस वीडियो को देख रहे हैं वो मोबाइल को चार्ज करने के लिए भी आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिस कमरे में बैठ के आप अध्ययन कर रहे हैं उस कमरे में लाइट जलाने के लिए भी आपको ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यानी कि तमाम चीज़ों में हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, शक्ति की आवश्यकता होती है। और वो शक्ति हमको जो प्राप्त होगी उसके कई सारे स्रोत हैं। अब तक हम गैर परंपरागत स्रोत जो होते हैं उनसे ऊर्जा का उत्पादन करते हुए आ रहे थे, यानी कि अधिकांश जो एनर्जी थी, अधिकांश जो ऊर्जा थी वो कोयले से प्राप्त हो रही थी हमको। फिर उसके बाद आणविक ऊर्जा आ गया, फिर उसके बाद जल विद्युत ऊर्जा आ गया। अब जल विद्युत ऊर्जा ऐसा है, विश्व के अधिकतर देशों में अधिकांश मात्रा में जल विद्युत का उत्पादन वर्तमान में किया जाता है, क्योंकि जल विद्युत एक बहुत सस्ता, सुगम्य और बहुत आसान तरीका है विद्युत उत्पादन करने का। तो आज हम जल विद्युत के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और देखेंगे कि विश्व के कौन कौन से देश हैं और उनमें कहाँ कहाँ किस तरीके से जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। उससे पहले हम जल विद्युत की सारी डिटेल को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। संसाधन भूगोल, और इसमें ऊर्जा संसाधन पढ़ रहे हैं। और ऊर्जा संसाधनों में भी हम अध्ययन करेंगे आज जल विद्युत का, जल विद्युत ऊर्जा। हाइड्रोलिक पावर या हाइड्रोलिक एनर्जी, ठीक है, इसके बारे में आज की इस कक्षा में हम चर्चा करें। तो देखिए, हाइड्रोलिक एनर्जी, हाइड्रोलिक पावर, जल विद्युत ऊर्जा एक ऐसा संसाधन है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि कभी न ख़त्म होने वाला संसाधन है। इसमें सिंपल में क्या किया जाता है, नदियों का पानी आता है या पहाड़ों से जो पानी गिरता है, झरनों का, उसके नीचे पहाड़ों का जो पानी झरने के माध्यम से गिरता है ऊपर से नीचे की तरफ, वहाँ पर क्या है, टरबाइन लगा दी जाती है। वो टरबाइन कैसी होती है, टरबाइन ऐसी होती है, आपने अपनी मोटर देखी है घर में जो पानी की होती है, उसके अंदर एक गिर्री लगी हुई होती है जिसमें इस तरीके के पंखुड़ियाँ टाइप लगी हुई होती है। देखी होगी आपने, यही तो पानी को प्रेशर बनाती है।
पानी को फेंकने में काम। अब ये टरबाइन लगा हुआ होता है, तो जैसे ही पानी इसमें यहाँ से गिरेगा इधर की तरफ, तो ये घूमेगा इस तरीके से, ऐसे घूमेगा ये, फिर यहाँ घूमेगा इस तरीके से। तो ये जितना तेज घूमेगा, ये जितना तेज घूमेगा उतनी ही ज़्यादा विद्युत का उत्पादन होगा। अब बताइए इसमें हमारा क्या लगा, सिर्फ पानी को हमने पानी वैसे भी बह रहा था, वो पानी को हमने रोक लिया, बांध बना लिया, बांध थोड़ा ऊंचा बांध बना लिया, फिर ऊपर से उस पानी को गिराया हमने। इस तरीके के बहुत सारे टरबाइन्स लगा दिए हमने। उस टरबाइन में जब किसी चीज़ को घुमाया जाता है तो उसमें यांत्रिक ऊर्जा पैदा हो जाती है और फिर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल लिया जाता है। जैसा कि हमारे मोटरसाइकिलों में, हमारी कार, गाड़ियाँ जितनी भी होती है, उन सभी में यही सिद्धांत कार्य करता है। उनमें जो बैटरियाँ होती है, वो बैटरियाँ चलने के साथ साथ चार्ज होती रहती है। ट्रेनों में भी आपने देखा होगा, ट्रेनों में जो पंखे और लाइटें जो होती है, वो भी ट्रेन के चलने के साथ साथ स्पीड पकड़ती है और उनकी जो बैटरियाँ होती है, जो स्टोरेज करके रखती है पावर को, वो उससे चार्ज होती रहती है। तो ये बहुत सिंपल तरीका है विद्युत का उत्पादन करने का, तो इसको जल विद्युत के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ गई होगी आपकी। यह एक अक्षय ऊर्जा का संसाधन है, जिसको कहते हैं हम अक्षय, बोले तो कभी ना ख़त्म होने वाली, अक्षय, जिसका क्षय नहीं किया जा सकता। ठीक है। अब देखिए जो जल विद्युत है, इस जल विद्युत के उत्पादन के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका होना आवश्यक है। यानी कि जल विद्युत उत्पादन के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है, उन चीज़ों को हम देख लेते हैं। ठीक है। जल विद्युत उत्पादन के लिए भौगोलिक दशाएं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट भौगोलिक दशाएं होनी चाहिए जिससे कि जल विद्युत को उत्पादित किया जा सकता है। अगर इन सभी चीज़ों की, इनमें से कुछ चीज़ों की कमी होगी तो वहाँ पर जल विद्युत उत्पादन करना थोड़ा मुश्किल कार्य हो जाएगा। देखिए कौन कौन सी है वो। सबसे पहला ये पर्याप्त जल की आवश्यकता। क्या होनी चाहिए? पर्याप्त जल की आवश्यकता होनी चाहिए। जहाँ भी हम जल विद्युत उत्पादन करने जा रहे हैं, अब आप जल विद्युत उत्पादन करने जा रहे हैं पश्चिमी रेगिस्तान में, तो क्या वहाँ पर जल विद्युत उत्पादन होगा? भाई वहाँ तो नदियाँ ही नहीं है, तो वहाँ पे जल विद्युत का उत्पादन नहीं हो सकता। जल विद्युत का उत्पादन ऐसे स्थानों पर किया जा सकता है जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में जल हो, नदियाँ हो, झरने हो, उनमें या फिर तालाब हो जिसका पानी को ऊपर उठा करके नीचे गिराया जाए, तो वहाँ पर जल विद्युत का उत्पादन आसानी से किया जा सकता है। दूसरा क्या है? पानी के साथ साथ पानी का तीव्र वेग हो। पानी का क्या हो? तीव्र वेग। पानी बह तो रहा है लेकिन पानी में वेग ही नहीं, धीरे धीरे बह रहा है, उसमें क्या टरबाइन घूमेगी भाई? पानी अगर जैसे हिमालय के ऊपर से जो नदियाँ निकलती है, प्रारंभिक अवस्था जिसको कहते हैं युवावस्था नदियों की, उस अवस्था में वहाँ पे टरबाइन लगाए तो वो बहुत भयंकर घूमेंगे, क्योंकि बहुत ऊंचाई से नदियाँ निकलती है। अब आप बंगाल की खाड़ी के आसपास जाके टरबाइन लगाएंगे तो वहाँ तो नदी मरी हुई हो जाती है, बहुत वृद्धावस्था में चली जाती है, अपर्दन ही नहीं कर पाती, तो वो टरबाइन को कहाँ से घुमा पाएगी? तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तीव्र वेग होना चाहिए पानी का। पानी अगर तेज गति से बहेगा तो टरबाइन तेज गति से घूमेगी। और तीसरा है निरंतर प्रवाह। पानी का निरंतर बहना आवश्यक है, यानी रुक रुक के बह रहा है, यानी आज बह लिया कल नहीं बह रहा। इस तरीके से भी टरबाइन को चलाने में, विद्युत को उत्पादित करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसलिए जल का निरंतर प्रवाह होना भी आवश्यक है। ठीक है।
तो निरंतर प्रवाह हो गया। इसके बाद ढाल, ढाल का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि देखिए जल हमेशा, जल की प्रकृति होती है ये कि ऊंचाई से नीचाई की तरफ बहता है, ढलान की तरफ बहता है जल, हमेशा जल ऊंचाई से नीचाई की तरफ बहेगा। अगर आपको अपना कमरा जो है आपका, जहाँ पर आप रह रहे हो, उसका ढलान मालूम करना हो कि किधर इसका ढलान है, तो आप पानी थोड़ा सा डाल करके देख सकते हैं। पानी जिधर की तरफ बहेगा तो आप समझ जाना इसका ढाल इधर ही है। तो वो वाला जो ढाल होता है, उस ढाल का तेज होना, तीव्र होना आवश्यक है। जितना तेज ढाल होगा पानी उतनी ही गति से बहेगा, और जितनी तेज गति से पानी बहेगा टरबाइंस उतनी ही तेज गति से घूमेगी और विद्युत का उत्पादन कर सकेगी। ठीक है, तो ढाल होना आवश्यक है। पांचवा, पूंजी की आवश्यकता है। देखिए जल विद्युत हमारे यहाँ पर मान लीजिए नदियाँ भी है, पानी भी है, ढाल भी है, तीव्रता, सारी ही चीज़ें हैं, लेकिन पैसे ही नहीं है हमारे पास लगाने के लिए उसको। तो ऐसी जगह पे जल विद्युत का उत्पादन नहीं किया जा सकता। यानी कि हमारे साथ साथ संसाधन या भौगोलिक दशाएं बेहतर होने के साथ साथ हमारे पास पूंजी भी होना आवश्यक है, पैसे भी होना आवश्यक है। पैसे नहीं होंगे तो हम टरबाइंस नहीं ला सकेंगे, टरबाइंस नहीं ला सकेंगे, जो स्टोर करके रखती है बिजली को, ऊर्जा को, वो नहीं ला सकते हम। और इसके अलावा मान लीजिए ये भी लिया है हम, तो इनके माध्यम से जो ऊर्जा उत्पादित हुई है, उस ऊर्जा को शहरों तक भेजने के लिए जो खंबे हैं, तार है, वो हम प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, तो बिजली का उत्पादन बेकार ही होगा। ठीक है, तो पूंजी की आवश्यकता भी इसमें होनी चाहिए। और एक ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण जरूर है याद रखने की दृष्टि से, तापमान। जल का तापमान इतना होना आवश्यक है कि जल जमे नहीं। जल का तापमान इतना होना आवश्यक है कि जल जमे नहीं। कम तापमान वाली जगहों पर जहाँ पे जल जम जाता है, वहाँ पे विद्युत का उत्पादन नहीं किया जा सकता, जल विद्युत का उत्पादन वहाँ पे नहीं किया जा सकता। इसलिए कम से कम ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर हम जल विद्युत लगा रहे हैं, वहाँ पर इतना तापमान तो होना आवश्यक है कि जल तरल अवस्था में बना रहे, जल ठोस अवस्था में न जाए। इसके अलावा सातवां क्या है, वैज्ञानिक तकनीकी का ज्ञान। देखिए हम टरबाइन भी लिया है, हमने जल को ऊपर से नीचे गिरा भी लिया, हमने सारी चीज़ें कर ली, लेकिन इतनी सारी चीज़ें करने के बाद हमको टेक्नोलॉजी पता नहीं है कि भाई उत्पादित कैसे होगा। हम मोबाइल भी लिया है, हमने उसमें रिचार्ज भी करवा लिया। अब हमसे कहते हैं कि भाई यूट्यूब पे महात्मा गांधी कॉलेज या ज्योग्राफी विद रहमान सर की क्लास है, आप ढूंढ के बताओ। अब आपको ढूंढना ही नहीं आता तो फिर क्या काम का आप। तो ये सारे संसाधन होने के बाद हमारे पास टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, हमारे पास वैज्ञानिक ज्ञान भी होना चाहिए, ताकि हम उसको क्रियान्वित कर सके। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आवश्यक है। इसके अलावा एक परिवहन लिख सकते हैं इसमें हम। परिवहन से तात्पर्य यहाँ पर ये नहीं है कि बिजली बनेगी तो ट्रकों में भर के ले जाएंगे, मालगाड़ी में भर के ले जाएंगे, रेलगाड़ी में भर के ले जाएंगे, ऐसा यहाँ पर नहीं है। इससे तात्पर्य यह है कि जो बिजली का उत्पादित हो गया, जो बिजली का उत्पादन जो हो गया, उसको जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो आवश्यक तार और खंबे हैं उनकी आवश्यकता है, तो वो भी हमारे पास होने चाहिए। यानी जल तो नदी घाटी में जो है जल विद्युत तो नदी घाटी में बनेगी। अब उसके लिए हमको पहाड़ भी बीच में आएगा और बहुत सारी चीज़ें आएगी, उन सभी के ऊपर खंबे की आवश्यकता। तो हमको बेहतर से बेहतर रास्ता ढूंढना है ताकि हम खंभों के माध्यम से, तारों के माध्यम से बिजली को वहाँ तक ला सके जहाँ तक हमको ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो जल विद्युत के उत्पादन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसके बाद देखेंगे हम किस देश में कितनी संभाव्य क्षमता है
और संभाव्य क्षमता को हम समझेंगे कि संभाव्य क्षमता क्या होती है। इसको लिख लीजिए, आप लिख लिया होगा आपने इसको। चलिए इसके बाद इसको मिटा देते हैं हम और देखते हैं कि विश्व में जल विद्युत उत्पादन की कितनी संभाव्य क्षमता है। देखिए विश्व में आपको मालूम है मुख्यतः 6 महाद्वीप है ना। वैसे तो 7 है, 8वां भी है, लेकिन मुख्यतः 6 महाद्वीपों में जनसंख्या पाई जाती है। हम उन्हीं की बात करेंगे, है ना। संसाधन भूगोल में हम जब बात करेंगे तो उन 6 महाद्वीपों की ही बात करेंगे जिन महाद्वीपों में जनसंख्या पाई जाती है, क्योंकि संसाधनों का उपयोग कौन करता है? लोग बागी तो करते हैं ना भाई। तो जब जनसंख्या ही नहीं होगी तो वहाँ के संसाधन ही नहीं है। तो अंटार्कटिका की बात हम नहीं करेंगे इसमें। तो महाद्वीप जो है विश्व के, बहुत से महाद्वीप ऐसे हैं वहाँ पर संभाव्य क्षमता बहुत ज़्यादा है, यानी कि वहाँ पे नदियाँ हैं, पानी है, सारी चीज़ें वहाँ पर है, लेकिन तकनीकी ज्ञान के अभाव में वहाँ पर जल विद्युत का उत्पादन नहीं किया जाता, या किया जाता है तो बहुत कम किया जाता है। और विश्व के कुछ देश ऐसे हैं, कुछ महाद्वीप ऐसे हैं जिनमें जल विद्युत उत्पादन की क्षमता से बहुत ज़्यादा उत्पादित किया जाता है, क्योंकि उनको आवश्यकता है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर विषमता पाई जाती है इसके संदर्भ में, ठीक है। तो इसके लिखिए जल विद्युत की संभावित क्षमता, टॉपिक लिखिए। इसमें लिखिए विश्व के कई महाद्वीपों में संभाव्य क्षमता और उत्पादन में बहुत असमानता पाई जाती है। इसके बाद देखिए आप संभाव्य क्षमता से क्या तात्पर्य है, ठीक है। संभाव्य क्षमता से तात्पर्य यह है कि किसी भौगोलिक प्रदेश की तकनीकी से, किसी भौगोलिक प्रदेश की तकनीकी से विकसित की जा सकने वाली ऊर्जा की मात्रा। संभाव्य क्षमता से क्या तात्पर्य है? किसी भौगोलिक प्रदेश की तकनीकी से विकसित की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा। यानी कि एक बात हमने यहाँ लिखी है, विश्व के कई महाद्वीपों में उत्पादन क्षमता और संभाव्य क्षमता में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। उसका रीज़न क्या है कि विश्व के कई देशों में जो तकनीकी है, हमने लिखा है तकनीकी से विकसित की जाए,
तकनीकी निम्न श्रेणी की है, वहाँ पे बहुत अच्छे पढ़े लिखे विद्वान लोग नहीं पाए जाते, या फिर कह सकते हैं कि वहाँ के लोगों को इस बारे का इल्म नहीं है, इस बारे का ज्ञान नहीं है कि वहाँ पे इस तरीके का कुछ करके जो है जल विद्युत से बिजली बनाई जा सकती है, वो ज़्यादा मात्रा में बिजली उत्पादित कर सकते हैं। ऐसे अफ्रीका के देश हैं, लिखिए इसमें, विश्व में सर्वाधिक जल विद्युत की संभाव्यता अफ्रीका महाद्वीप में 41% पाई जाती है। विश्व के 41% उत्पादित की जा सकती है यहाँ से, इतनी संभावना यहाँ पर पाई जाती है। लेकिन वह विश्व का मात्र 1% जल विद्युत उत्पादित कर पाता है। एशिया की बात कर ले इसके संदर्भ में हम, एशिया में विश्व के कुल विद्युत जल विद्युत संभाव्यता का 27% पाया जाता है, लेकिन उत्पादन, लिख दूँ ना, दिख रहा होगा आपको, उत्पादन जो है एशिया में 12% ही होता है विश्व का, ठीक है। जबकि इनकी तुलना में हम विश्व के विकसित देशों की बात करें, दक्षिणी अमेरिका जो है वो दक्षिणी अमेरिका भी इन्हीं कैटेगरी में आता है, अफ्रीका और भारत वाली कैटेगरी, एशिया वाली कैटेगरी में दक्षिणी अमेरिका भी इसी में आता है। अगर विश्व के विकसित देशों की हम बात करते हैं, विकसित देशों में जैसे ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा और अमेरिका यानी कि उत्तरी महाद्वीप है और यूरोप है, इन तीनों महाद्वीपों में, ये विकसित महाद्वीप है, इन तीनों महाद्वीपों में उत्पादन जो है लगभग 82% होता है, जबकि संभाव्य कितना है यहाँ पर, संभावना तीनों महाद्वीपों में मिला करके कितनी है, मात्र 39%। 39% संभावनाएं यहाँ पर मौजूद है जल विद्युत उत्पादन की, लेकिन ये सभी वर्तमान में विश्व के 82% जल विद्युत का उत्पादन करते हैं, ठीक है। तो लिख दीजिए आप इसमें ये बात भी। विश्व के विकसित देशों जैसे विकसित देशों जैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है इसमें, विकसित देशों में कुल संभाव्यता का 39% पाया जाता है, जबकि ये सभी देश विश्व का
82% जल विद्युत का उत्पादन करते हैं। कितना करते हैं? 82% जल विद्युत का उत्पादन करते हैं ये देश, जिनमें 39% पाया जाता है। तो ये असमानता है। क्यों है ये असमानता है? क्योंकि इन देशों में उच्च तकनीकी है और आवश्यकता है इनको सारी जानकारी, नॉलेज जितनी भी होती है जल विद्युत उत्पादन संबंधित, वो सारी नॉलेज इन देशों के लोगों को है। इस वजह से इन्होंने जल्दी डेवलपमेंट किया और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको उत्पादित करने की कोशिश की। और वर्तमान में विकसित देशों में बात कर लेंगे हम तो कनाडा पहले नंबर पर है, अमेरिका दूसरे नंबर पर है। तो ये स्थिति है विश्व में। तो लिख लीजिए इनको। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही है। कल से हम पढ़ेंगे कि विश्व के कुछ प्रमुख देश जहाँ पर जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है, कौन सा पहले नंबर पर, कौन सा दूसरे पे, कौन सा तीसरे पे, भारत कौन से नंबर पर है, इन सारी बातों की चर्चा कल की क्लास में करेंगे हम। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसको उतार लीजिए। मिलेंगे आपसे कल। तब तक के लिए नमस्कार।